गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से देखेंगे दोस्तों यूडिटेरिया का बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन, और हम लोग जो है इसके पार्ट 1 देख चुके हैं। अब इसका जो है पार्ट 2 देखेंगे, और 1 से लेके 10 तक हम लोगों ने देखा है, और आज जो है 11 से लेकर के 20 लेसन सेट तक जो है हम लोग इसका देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का मोटिवेशन कोटेशन है, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो जी दोस्तों, समय जो है बीपीएससी वाले स्टूडेंट लोगों के पास जो समय बहुत ही कम है, तो अभी वो चाहें तो दिन भर बैठ कर के जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं, या वो बहुत सारी मजबूरियों का बहाना दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो सेट नंबर 11 हम लोगों ने सेट 1 से 10 तक कर लिया है। सेट 11 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? तो पावापुरी में अपना अंतिम उपदेश महावीर स्वामी ने दिया था। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने किया था? तो स्थूलभद्र जो है प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता की थी, और ये जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। स्थूलभद्र प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता की थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये घानानंद जो है सिकंदर महान के समकालीन था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थाई राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो कालशोक ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो धर्मपाल के कार्यकाल में जो है करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? तो ये शाह आलम द्वितीय के समय। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? तो ये उपयुक्त 1 से अधिक, ठीक है। तो मार्शल लॉ लागू था, आपको पटना में भी लागू था, शाहाबाद में भी, और सारण और चंपारण में भी लागू था, ठीक है। यानी 1 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था? तो 4 मार्च 1928 ईस्वी को सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था, 4 मार्च 1928 को। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये शाहपुर से प्राप्त हुए हैं। खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं शाहपुर भोजपुर से। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मांडू ने बिहार की यात्रा की थी? तो शाहजहां ने जो है पीटर मांडू बिहार की यात्रा किया था। कौन? शाहजहां ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था। तो ये जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर जो है पहला राजकुमार था। नेक्स्ट है, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगाए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चार्नक ने हुगली शहर को लूट लिया था? तो इसका हो जाएगा शाइस्ता खां। शाइस्ता के समय में जो है शाइस्ता खां की फैक्ट्री को जो है चार्नक ने हुगली शहर को लूटा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लाने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट को नियुक्त किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 1922 में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था?
तो 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो 1929 ईस्वी में किया था, 1929 ईस्वी में किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, 16 दिसंबर 1916, याद रखिएगा। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो ये हो जाएगा 3/20, 3/20 पे जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। इसको 3 कठिया पद्धति भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी? तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक, यानी श्रीमती सरस्वती देवी भी थी, श्रीमती साधना देवी भी थी, श्रीमती सरला देवी और श्रीमती जयप्रभा भी थी। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया था? तो ये मीरन को बनाया गया था, मीरन को बिहार का उप नवाब बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। प्लासी के युद्ध 1757 के बाद मीरन को जो है बिहार का उप नवाब बनाया गया था। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिकी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये जहांगीर के समय में बिहार आया था, जहांगीर के समय में बिहार आया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो ये दाऊद खां करानी जो है बिहार का अंतिम अफगान शासक था। नेक्स्ट है, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो 90% भाग पे जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है, 90% भूभाग पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो खादर मिट्टी जो है धान के उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो ये गंडक को जो है, या गंडक को सदा नीर या नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा की जो है मेची सहायक नदी है, महानंदा की मेची सहायक नदी है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ये गया में जो है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये 8 जिले जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, 8 जिले, ध्यान रखेंगे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वैशाली जिले में जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, वैशाली जिले में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो ये बाण सागर परियोजना जो है बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बाण सागर परियोजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे, बाण सागर परियोजना। या आप जो है, जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगता है या आपने कभी नहीं पढ़ा तो उसको अलग से कोई कॉपी पे आप नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नहीं है खरीफ फसल का उदाहरण, तो वो है आपका चना जो है खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। बाकी धान, ज्वार, बाजरा जो है ये खरीफ फसल का उदाहरण है, बाकी चना जो है रबी फसल का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार हो गया। बिहार जो है वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला पहला देश बिहार है, ध्यान रखेंगे। बिहार में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्र में होता है? तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो है बिहार में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है?
तो आइए देख लेते हैं। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, तो ये सही है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये गया है, ये भी सही है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दिया हुआ आपको कैमूर, तो ये कैमूर में नहीं है, ये गलत है। संजीव गांधी जैविक उद्यान, ये पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, ध्यान रखेंगे। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सी जो है गलत है, बाकी सब सही है। दिए गए विकल्पों में बिहार किस उत्पादन का जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो ये आपको एक से अधिक हो जाएगा, यानी मगही पान का भी प्राप्त हो गया है, शाही लीची का भी, और कतरनी चावल का भी, यानी जर्दालू आम का भी, यानी सबका जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है कैमूर हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये हो जाएगा आपको 71.2%, 71.2% जो है पुरुष दल जनसंख्या घनत्व है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग है, तो कितनी दूरी लगभग है? तो 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, यानी इसको याद करने का तरीका है दोस्तों, उत्तर से पश्चिम अगर करते हैं तो 345 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो इसका हो जाएगा ई, यानी एक से अधिक। कोटारिया, मनिहारी, इमामगंज और जहानाबाद, ये जो है चारों आपका हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, कोटारिया, मनिहारी, इमामगंज और जहानाबाद। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये श्री राम दयालु सिंह जो है प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री राम दयालु सिंह प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 213 के अनुसार जो है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल अध्यादेश 213 के तहत जारी करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विधानसभा के प्रति जो है मंत्रिपरिषद समूह जो है उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो ये 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है, 5 इकाइयों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है? किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है, तो ये हो जाएगा आपको मुख्य सचिव। मुख्य सचिव किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है, तो वह है मुख्य सचिव। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है, तो ये होता है 5 वर्ष कार्यकाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल जो है मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो गैर कांग्रेसी पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे महामाया प्रसाद, ध्यान रखेंगे। महामाया प्रसाद जो है बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, महामाया प्रसाद। और ये जो है 67 बीपीएससी जो कैंसिल हुआ है उसमें जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आप अपना आंसर की मिला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपको सेट नंबर 12, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ बिहार जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 12, यानी वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपको 3.5 लाख रुपया। 3.5 लाख रुपया जो है राज्यपाल का वेतन होता है, 3.5 लाख रुपया, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं, तो इसमें से हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, यानी वह भारत का नागरिक है, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, लाभ का पद पर न हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो।
तो ये यानी इसमें से जो है उपयुक्त एक से अधिक सही, यानी सभी ठीक है। आइए नेक्स्ट कर देखते हैं, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपको 1/10। ठीक है, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। विधान परिषद का कार्यकाल होता है, तो विधान परिषद का कार्यकाल होता है तो ये हो जाएगा आपको इसमें से कोई नहीं, ठीक है, या एक से अधिक, यानी विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष के बाद जो है फिर से चुना जाता है, या बोल सकते हैं उसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं रहता है, क्योंकि हर 2 वर्ष के बाद जो है 1/3 चुनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांव की कितनी जनसंख्या होनी अनिवार्य है? तो ये 7,000 जो है जनसंख्या होनी अनिवार्य है। गाँवों की जनसंख्या जो है 7,000 होनी अनिवार्य है, ध्यान रखेंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत 7,000 गाँव की आबादी होना अनिवार्य है। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 3 वर्ष होता है। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया है? तो ये 10वीं योजना के अंतर्गत जो है किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जहानाबाद जो है पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी कैमूर, नालंदा, बक्सर ये जो है पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है, कैमूर, बक्सर और नालंदा, बाकी जहानाबाद नहीं आता है। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो महामाया प्रसाद सिन्हा है। ये गैर कांग्रेसी पहला मुख्यमंत्री भी है, ध्यान रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये 1962 में राजेंद्र प्रसाद को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 1962 में राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है 445 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे, 445। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है? खादर कोह के नाम से जाना जाता है। तो दुर्गावती जलप्रपात को जो है खादर कोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है अम्लीय होती है, बलथर मिट्टी की प्राकृतिक अम्लीय होती है। नेक्स्ट है, बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो ये पोटास की जो है बांगर मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है, ध्यान रखेंगे। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो ये 1934 ईस्वी में बिहार में भीषण भूकंप आया था, 1934 में। नेक्स्ट है, पुस्तक दिंगात में टोकरी थोरी गाथा के लेखक हैं, ध्यान रखेंगे। पुस्तक दिंगत में टोकरी थोरी गाथा के लेखक हैं, तो ये हो जाएगा अनामिका, जो ये भी बिहार की हैं, ध्यान रखेंगे, ये भी बिहार की हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री कोसी मलबारी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो ये 7 जिलों का चयन किया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री कोसी मलबारी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 7 जिलों का चयन किया गया है। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये मुजफ्फरपुर में की गई है। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना कहाँ की गई है? तो मुजफ्फरपुर में। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है 51,000 रुपये राशि प्रदान की जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है किसे? तो ये भोला पासवान शास्त्री को, भोला पासवान शास्त्री को बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है, भोला पासवान शास्त्री को। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है करेल केवल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, करेल केवल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, करेल केवल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यानी काली मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है, यानी करेल। नेक्स्ट है,
दिए गए विकल्पों में कौन सा नदी दक्षिण दिशा में गंगा नदी से मिलती है? तो ये मिलती है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सोन नदी भी मिलती है दक्षिण दिशा से ही, पुनपुन भी मिलती है और फाल्गु भी मिलती है और करमनाशा भी मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दक्षिण दिशा से। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसे, यानी एक से अधिक हो जाएगा, घोघा जिला का नाम जाना जाता है, घोघा जिला का नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा गोगबिल झील। गोगबिल झील को जो है घोघ जिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 में जो है रामसर साइट ईरान में हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये जीवित गुप्त द्वितीय जो है परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी जो है अदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इति संघ बिहार का भ्रमण किया था, इति संघ बिहार का भ्रमण किया था कौन सा शताब्दी में? तो 7वीं शताब्दी में जो है चीनी यात्री इति संघ बिहार का भ्रमण 7वीं शताब्दी में किया था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, नालंदा महावीर की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो नालंदा महाविहार का स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, महिपाल प्रथम को। नेक्स्ट है, देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महामंदिर की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिया था? देवपाल ने, तो ये नालंदा जो है 5 गांव अनुदान के रूप में दिया था। देवपाल जो है नालंदा के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार के मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये जो है इब्राहिम खान के द्वारा जो है ये सर्वोत्कृष्ट मकबरा का उद्घाटन निर्माता करवाया गया है इब्राहिम खान के द्वारा। मखदूम शाह दौलत का मकबरा इब्राहिम खान के द्वारा जो है निर्मित करवाया गया है, ध्यान रखेंगे, इब्राहिम खान के द्वारा। चीनी यात्री हेनसंग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। चीनी यात्री हेनसंग ने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था, तो कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था? 1378 ईस्वी में कर्नाट वंश का पूर्णतः जो है अंत हुआ था, 1378 ईस्वी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सल्तनत काल में बिहार के प्रांतपति नहीं रहा था? तो ये मुबारिज खां जो है प्रांतपति नहीं रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो तुर्कों ने बिहार राज्य का नाम विहार दिया था, ध्यान रखें, बिहार राज्य का नाम विहार तुर्कों ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में किस जेल में रखा गया था? तो गोरखपुर के जेल में रखा गया था। गोरखपुर के जेल में अमर सिंह को बंदी बना करके रखा गया था, गोरखपुर के जेल में। नेक्स्ट है, चंपारण एग्रोरियन समिति के सदस्य में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं थे? ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो ये हो जाएगा श्यामा प्रसाद जो है सम्मिलित नहीं थे। बाकी जो है FG सलाई, LC आदमी और राजा हरिद्वार प्रसाद जो है चंपारण एग्रोरियन समिति के सदस्य थे। बाकी श्यामा प्रसाद जो है एग्रोरियन समिति के सदस्य नहीं थे, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल की अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो नारायण प्रसाद जो है 1923 में बिहार
में स्वराज दल के अध्यक्ष थे, स्वराज दल के अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नारायण प्रसाद। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? तो मलिक अलाउद्दीन जानी को जो है इल्तुतमिश ने बिहार प्रांत में दिल्ली का सल्तनत में प्रतिनिधित्व किया था, मलिक अलाउद्दीन जानी को, ध्यान रखेंगे। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो ये मेगास्थनीज के यात्रा के वृत्तांत में मिलता है, ठीक है, इंडिका में। नेक्स्ट देखते हैं, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था। तो ये पुष्यमित्र जो है मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था, पुष्यमित्र। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने किया है? तो सेंड्रोकोट्स के रूप में सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में किया है, ध्यान रखेंगे। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त थे? तो ये 5 प्रांतीय भागों में विभक्त थे, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, किस जैन संगीत के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया? तो प्रथम जैन संगीत में जो है दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था जैन धर्म, ध्यान रखेंगे। दिगंबर और श्वेतांबर में, श्वेतांबर मतलब जो श्वेत कपड़ा पहनते थे और दिगंबर जो नंगे रहते थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो ये भागलपुर एवं मुंगेर में जो है महाजनपद का विस्तार था, ठीक है, भागलपुर एवं मुंगेर में, ठीक है, अंग महाजनपद का विस्तार था भागलपुर से मुंगेर तक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये था जारासंध। बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो जारासंध था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नागदशक था, ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नेक्स्ट है, निम्न में किस स्थान में अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो चंपारण में जो है अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आप अपना जो है आंसर मिला सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं, बिहार जी के प्रैक्टिस सेट 13। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो कौन सी समिति है जो महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की है? तो आइए देख लेते हैं। तो ये है आपको थुंगन समिति जो है महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी, ध्यान रखेंगे, थुंगन समिति। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान किस अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, अनुच्छेद 40 में, जो आपको नीति निर्देश में समाविष्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अहर्ताएं हैं? तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए देख लेते हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, ठीक है, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, ये भी सही है, किसी लाभ के पद पर न हो, यानी सभी सही है, यानी एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य महिला आयोग के कार्य है? तो राज्य महिला आयोग के क्या कार्य हैं? तो ये हो जाएगा आपको एक से अधिक है। आइए देख लेते हैं, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कार्य जो है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य, महिलाओं की सुरक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार के प्रति विकास प्रतिवेदन देना, यानी ये सभी सही है, यानी उपयुक्त एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो 5 वर्ष नगर निकाय को कार्यकाल का सदस्यों का होता है। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल का संख्या क्रमशः है? तो 9 से
101, 9M 101। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या है, तो बिहार में प्रमंडल का 9 है और अनुमंडल 101 है, ऐसे याद रखेंगे। प्रमंडल कितना है, तो 9 प्रमंडल है और अनुमंडल 101 हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये राज्यपाल के अंदर जो है विधानसभा की विशेष सत्र राज्यपाल बुला सकता है। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होना अनिवार्य है? तो ये 40 जो है होना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो ये दक्षिण पूर्व में, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो उत्तर दिशा से कौन नहीं मिलती है? तो ये हो जाएगा कर्मनाशा जो है उत्तर दिशा से ये नहीं मिलती है, दक्षिण दिशा से मिलती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी जो है बलाना, कमला, घाघर ये जो है उत्तर दिशा से मिलती है। उत्तर यानी नेपाल यानी हिमालय पर्वत का जो पठार है उधर से जो मिलने वाली, उत्तर उधर बोला जाता है, और दक्षिण आपका ये झारखंड साइड वाला जो है ये दक्षिण पड़ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, फाल्गु नदी का उद्गम स्थल है। फाल्गु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है फाल्गु नदी का उद्गम स्थल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो ब्रह्मकुंड जो है सबसे गर्म जलकुंड है। ब्रह्मकुंड जो है सबसे बिहार का गर्म जलकुंड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2007 में बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA की स्थापना की गई थी 2007 में। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाई जाती है? तो 3 जो है भूकंपीय क्षेत्र पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विक्रमशिला गंगेई डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर में विक्रमशिला गंगेई डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है भागलपुर में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया था। तो प्रथम कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया था। तो एक न एक क्वेश्चन प्रथम कृषि रोड मैप से पूछेगा, 1, 2 और 3 दोनों है, तीनों है, ध्यान रखिएगा। तो इससे एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो ये प्रथम कृषि रोड मैप का उद्घाटन 2008 में किया गया था, ध्यान रखेंगे 2008 में किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है? ईरी रेशम का उत्पादन होता है तो है बेगूसराय। बेगूसराय में ईरी रेशम का उत्पादन होता है। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सॉर्च लाइट जो है बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है, सॉर्च लाइट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान या भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 1998 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया 1998, ध्यान रखेंगे 1998। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नागरिकृत जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो यह है आपको 11.33%, 11.3%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नागरिकृत जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो 11.3% है नागरिकृत जनसंख्या, ध्यान रखेंगे। बिहार की अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला का सही क्रम क्या है? तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला का सही क्रम पूछा है। ठीक है, तो ये है आपको शिवहर, सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व तो शिवहर का है, उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये अपना बिहार है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, ध्यान रखेंगे। द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था 168 में की गई है। नेक्स्ट है, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है?
तो मधेपुरा में जो है बिहार विद्युत रेल इंजन कारखाना मधेपुरा में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो ये विलियम टेलर जो है पटना के कमिश्नर थे, विलियम टेलर। नेक्स्ट है, पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1770 ईस्वी में लगान परिषद का गठन पटना में किया गया था, 1770 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1770 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था, 3 फरवरी 1900 को। नेक्स्ट है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो मोहम्मद फाखरुद्दीन जो रखे थे, मोहम्मद फाखरुद्दीन जो है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव रखा था, मोहम्मद फाखरुद्दीन। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की है? तो ये श्रीमती ओधर कामिनी देवी, श्रीमती अधोर कामिनी देवी जो है प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी, श्रीमती अधोर कामिनी देवी जो है प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो ये है फणींद्र नाथ घोष, फणींद्र नाथ घोष जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में हिस्सा लिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पटना का अंतिम वहाबी नेता कौन था? पटना का अंतिम वहाबी नेता कौन था? तो ये हमदुल्ला जो है पटना के अंतिम वहाबी नेता थे। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो बेगूसराय में, बेगूसराय में जो है श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार किया गया था, बेगूसराय में। नेक्स्ट है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 1929 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, 1929 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ था, 22 दिसंबर 1921 में। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो स्वामी सहजानंद जो है बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? तो 20 जुलाई 1937 में बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, 20 जुलाई 1937 में, ध्यान रखेंगे 37 में, 1937 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, ध्यान रखेंगे। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो गुरु नानक देव जो है बिहार का भ्रमण किया था। सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण कौन किया था? तो गुरु नानक देव, जो सिख धर्म को जो है उत्पन्न करने वाले गुरु नानक ही हैं, ध्यान रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो इब्न बतूता जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन नहीं किया था, ठीक है, इब्न बतूता। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयाम किस वंश से संबंधित था? तो ये है तुगलक वंश से संबंधित। बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयाम किस वंश से संबंधित है? तो तुगलक वंश से। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था? तो ये आदित्य सेन जो है मगध के परवर्ती गुप्त शासक अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किए थे आदित्य सेन ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो समुद्रगुप्त का जो है विजय अभियानों की चर्चा जो है प्रयाग प्रशस्ति में की गई है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का विजय अभियानों का चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था?
तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, ध्यान रखेंगे। मगध के शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था, तो उदयीन जो है बसाया था। यह हर्यक वंश का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट है हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक उपनाम से जाना जाता है? तो कुणिक उपनाम से किसको जाना जाता है? तो अजात शत्रु को कुणिक उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हर्यक वंश का जो है बिंबिसार आपका जो है स्थापना किया हर्यक वंश का, और उसके बाद जो है अजात शत्रु और उसके बाद उदयीन, ये तीनों का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो नहीं देखना है कि कौन सा नहीं है। तो ये रूमनी देई कहाँ का है? तो हमको लगता है ये अफगानिस्तान का। बाकी जो है लौरिया औरेराज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा, ये जो है बिहार से प्राप्त हुआ है। लौरिया औरेराज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा, ये जो है बिहार से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया था? तो ये कहा गया था महापद्मानंद को। जो है मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथ के उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा जाता था? तो महापद्मानंद को कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ है? तो गोलघर का निर्माण किस गवर्नर के काल में हुआ है? तो ये हुआ है लॉर्ड कर्नवालिस के कार्यकाल में जो है पटना गोलघर का निर्माण हुआ, लॉर्ड कर्नवालिस। आइए नेक्स्ट देखते हैं तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की है? तो ये शिव सिंह। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक ने छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की है? तो ये हो जाएगा आपको शिव सिंह। यहाँ से आप जो है अपना आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिहार जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 14। पहला क्वेश्चन है बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो 8 राज्यों का एक संघ कौन था? तो वज्जी जो है 8 राज्यों का एक संघ था, ध्यान रखेंगे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? तो ये आया था आपको 310 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में आया था 310 ईसा पूर्व। बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो भूमि कर के रूप में लिया जाता था कितना भाग? तो ये लिया जाता था 1/6 लिया जाता था, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य के आक्रमण के भय से अजात शत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था? तो ये आवंती मालवा का जो है आवंती मालवा के डर से जो है अजात शत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो ये महापद्मानंद जो है कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं चीनी बौद्ध यात्री फहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये 3 वर्ष तक जो है फहियान जो है 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा था। तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो ये करवाया था वैनवार वंश का जो शासक, वैनवार वंश का आरंभ जो है फिरोज तुगलक ने करवाया था। वैनवार वंश का फिरोज तुगलक ने तिरहुत क्षेत्र में करवाया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने प्रांगणों में बांटा गया है? तो ये 119 प्रांगणों में बांटा गया था। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने प्रांगणों में बांटा गया था? तो 199, ध्यान रखेंगे 199 परगना में बांटा गया था। 119 नहीं, सॉरी गलत हो गया, 199। आइए नेक्स्ट देखते हैं कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो 1770 ईस्वी में
कंपनी के कार्यकाल में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी में। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी, 26 अप्रैल 1858। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे जो है बिरसा मुंडा के गुरु थे, आनंद पांडे। नेक्स्ट है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बाबजी ठाकुर दास जो है रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में किया था। नेक्स्ट है, सतयुग नामक पत्रिका का संपादक कौन थे? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा जो है सतयुग नामक पत्रिका के संपादक थे, पुरुषोत्तम नारायण नंदा। नेक्स्ट है, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन किया था, जो है सच्चिदानंद सिन्हा। कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो भागलपुर में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसने संथाल विद्रोह के नेतृत्व किया था? तो ये सिद्धू और कान्हू जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो ये कुंवर सिंह थे, प्रथम स्वतंत्रता का नेतृत्व करने वाले बिहार में कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया? तो बालदेव सिंह त्यागपत्र दे दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो शिलभद्र याची जो है बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। अब फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखेंगे। जॉर्ज पंचम की शाही दरबार में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को की गई थी, 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो ये दिया था आपको जॉन मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं होता है? तो होम रूल का प्रचार किस जिला में नहीं होता है? तो चंपारण जिला में जो है होम रूल का प्रचार नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। सिर्फ चंपारण जिला में होम रूल लीग का जो है प्रचार नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारियों की हत्या किया था? तो ये मेजर होम्स जो है चंपारण विद्रोहियों के अंग्रेज अधिकारियों का हत्या किया था, मेजर होम्स। ठीक है, मेजर होम्स। नेक्स्ट है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया था, 1917 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो भागलपुर जिले में लोटा विद्रोह हुआ था, ध्यान रखेंगे। लोटा विद्रोह कब किस जिले में हुआ था? तो भागलपुर में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अंग महाजनपद की राजधानी थी? तो ये राजधानी कहाँ थी अंग महाजनपद का? तो ये चंपा में राजधानी थी। नेक्स्ट है, पंत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो नालंदा में स्थित है पंत वन्यजीव अभयारण्य। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में लाल बुलाई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता था? तो ये कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है, कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है लाल बलुई मिट्टी का। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो राज्यपाल को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो सैन्य संबंधी जो अधिकार है राज्यपाल को प्राप्त नहीं, बाकी वित्त संबंधी अधिकार प्राप्त है, न्याय संबंधी अधिकार प्राप्त है और कार्यपालिका संबंधी अधिकार प्राप्त है। वित्त संबंधी अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, ध्यान रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? तो अनुच्छेद 201 के तहत जो है राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं, अनुच्छेद 201। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है?
तो तराई मिट्टी जो है, तराई मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, तराई मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है। ठीक है। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतु मौसम पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको केवल केवाल मिट्टी, केवाल मिट्टी जो है नहीं पाई जाती है। ठीक है। बाकी टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और तराई मिट्टी, टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और तराई मिट्टी पाई जाती है, केवाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार के ऋतु मौसम पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपको एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया है, उसको फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है? पूछा तो ये तो तराई मिट्टी हो गया, तराई मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है, ये हिमालय की चोटी की तरफ यानी उत्तर बिहार में पाया जाता है तराई मिट्टी। ठीक है। बाकी टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या केवल मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है। ठीक है। और तराई मिट्टी उत्तर बिहार में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतु मौसम पाई जाती है? तो ये 3 प्रकार की ऋतु मौसम पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है, तो ये मार्च से जून जो है ग्रीष्म ऋतु का अवधि है, मार्च से जून। रिहांद निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? रिहांद निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन नदी की सहायक नदी है रिहांद। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? तो ये पूर्व में प्रवाहित होती है आपको महानंदा। महानंदा जो है पूर्व में प्रवाहित होती है और जो किशनगंज और पश्चिम बंगाल से बॉर्डर बनाते हुए गुजरती है। तो ये कौन सा है? तो महानंदा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु है, तो ये आयु है आपको 62 वर्ष। ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है, तो राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है, एक ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल, राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ध्यान रखेंगे। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या है, तो 38 जो है अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या 38 है विधानसभा में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है सी असत्य है, इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाता है, ये जो है असत्य है, बाकी सभी सत्य है। आइए देख लेते हैं, यह एक अस्थाई सदन है। ठीक है। विधान परिषद जो है, कौन सा कथन असत्य? यह एक अस्थाई सदन है, इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, सही है, ये भी सही है। इसके सदस्य प्रति 2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते थे, प्रति 2 वर्ष के बाद जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, तो इसमें से जो है आपका गलत हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? एक बार और देख लेते हैं, विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा आपको 1/3 सदस्यों का निर्वाचन जो है विधान परिषद के लिए होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता का दर कितना है? तो 51.5%। ठीक है, 51.5% है। नेक्स्ट है, बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स का संपादक कौन है? तो बिहार टाइम्स के संपादक कौन है? तो महेश नारायण जो है बिहार टाइम्स के संपादक है, महेश नारायण। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र से संबोधित किया था? तो ये 2006 में संबोधित किया था, 2006 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे? तो अमृता सेन जो है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थी अमृता सेन, ध्यान रखेंगे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है समस्तीपुर में। बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो मैथिली को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे 8वीं अनुसूची में मैथिली को शामिल किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है प्रमुख जूट उद्योग स्थित है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो उत्तर दिशा में से जो है क्या पूछ रहा है, उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है आपको कोसी। सबसे लंबी सहायक नदी कोसी है, ध्यान रखेंगे। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो ये सभी लोग जानते हैं, ये हो जाएगा किशनगंज है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आप अपना आंसर मिला सकते हैं। आइए सेट नंबर 15 देखते हैं। सेट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो कौन सा राज्य बिंबिसार ने जीता था? तो ये जीता था आपको अंगराज जो है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंगराज जीता था। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था? तो बिंबिसार जो है अस्थायी सेना रखी थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मगध सम्राट अजातशत्रु के राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ है निर्यावाली सूत्र में हुआ है। मगध सम्राट अजातशत्रु का राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो निर्यावाली सूत्र में जो है जैन ग्रंथ में अजातशत्रु का राज्य विस्तार नीति का उल्लेख हुआ है। तो ये थोड़ा नया पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्वविद थे? तो ये थे कर्निघन थे। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था आपको राजगीर में जो है दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था। ठीक है, स्थूलभद्र जो है अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कार्यानंद शर्मा जो है स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद जो है बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व कार्यानंद शर्मा ने किया था, ध्यान रखेंगे। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था? तो सियाराम सिंह जो है भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये पटना की जो है स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1942 में छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था 1942। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? तो 1934 में कांग्रेस सोशल पार्टी की औपचारिक गठन 1934 में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? तो श्रमिक संघ स्थापित किसने किया था बिहार में? तो अब्दुल बारी जो है एक श्रमिक संघ स्थापित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके द्वारा 1916 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? तो उपयुक्त में से एक से अधिक सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और राजेंद्र प्रसाद अब्दुल बारी द्वारा जो है 1906 में पृथक बिहार की मांग किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है एक पृथक बिहार
की मांग 1906 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था मजरूल हक। मजरूल हक जो है द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था असहयोग आंदोलन के समय। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्ष में एक जांच समिति का गठन किया था? तो एफजी सलाई की अध्यक्षता में एक उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखेंगे। कुम्हरार जो पटना में है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं किस शासक के से श्रीलंका ने राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये समुद्रगुप्त जो है अनुमति मांगी थी बौद्ध मठ स्थापित करने के लिए। ठीक है, श्रीलंका के राजा कौन थे? मेघवर्मन, जो गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था कुणव वंश का। आइए नेक्स्ट देखते हैं बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई है? तो गुप्त काल में हुई है, गुप्त काल में। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत के संप्रभुता स्थापित हो गई, जिसका अंत किया था आदित्य सेन जो है अंत किया था, आदित्य सेन अंत किया था। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों में 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह करा दिया? कौन करा दिया? तो ये हो जाएगा आपको इसमें से एक से अधिक। ठीक है, दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह करा दिया? तो ये 38वीं रेजिमेंट ये भी करवा दिया था और 7वीं रेजिमेंट भी करवा दिया था और इसमें से 8वीं रेजिमेंट भी करवा दिया था। ठीक है, तो इसमें से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बिहार के वाहवी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो अहमदुल्ला को मिली थी, अहमदुल्ला को मिली थी। नेक्स्ट है निम्न में से संताली विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 ईस्वी में संताली विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ढाका अनुसूलन समिति ने भेजा था। नेक्स्ट है विधान परिषद सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए? तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर न हो, आयु कम से कम 30 वर्ष हो और पागल या दिवाली न हो। ठीक है, विधान परिषद के लिए आयु कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो एडवर्ड चामियर जो है पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, एडवर्ड चामियार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? तो बक्सर में जो है खुला कारागार स्थित है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत जो है 6 जिले आते हैं, ध्यान रखेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? कन्या उत्थान का? तो 2018 में की गई थी। कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2018 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? तो 60:40 है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? तो 60:40 है केंद्र तथा राज्य के बीच, यानी केंद्र का 60 तो राज्य का 40। ध्यान रखेंगे वित्तीय अनुपात है 60:40, यानी 100% हो गया। बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया है? तो ये मुंगेर में किया गया। बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन मुंगेर में किया गया है। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद का गठन कब किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको डी, 1950 ईस्वी में किया गया। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद का गठन 1950 में किया गया। नेक्स्ट है, सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो ये बिहार है। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य तो बिहार है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, महाबोधि मंदिर, एक मिनट, महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो ये 2002 में विरासत सूची में शामिल किया गया था। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पटना में खादी मॉल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, बिहार को पृथक राज्य में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? तो सच्चिदानंद सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? तो सुपौल का जो है, सुपौल जिला का बॉर्डर जो है नेपाल से सबसे कम लगती है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा नदी उत्तरी गंगा के मैदानी से नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है, ध्यान रखेंगे, उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है। तो बागमती, कोसी, गंडक, पुनपुन, तो इसमें जो है पुनपुन आपका हो जाएगा, ठीक है, उत्तर से नहीं निकलती है, ठीक है, दक्षिण से गुजरती है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक मात्रा मक्का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तरी बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो अंग क्षेत्र से है, अंग क्षेत्र से है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? 5 जून 1974, 5 जून 1974 को। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो ये गंडक पे स्थित है। त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक पे स्थित है। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया था? तो 2011 में बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को 2011 में लागू किया गया था। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है? तो ये रोहतास में पाया जाता है, सर्वाधिक चूना पत्थर का विस्तार रोहतास में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 15 मार्च को शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार में किस जिले से किया गया है? तो खगड़िया से किया गया है। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? तो ये किशनगंज है, किशनगंज है। नेक्स्ट देखते हैं, मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो ये झारखंड हो जाएगा। झारखंड को जो है मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो ये झारखंड भी जो है द्वितीय भाषा का दर्जा दिया है। और 8वीं यानी सूची में जो है 8वां अनुसंधान में जो है मैथिली भाषा को जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप अपना क्वेश्चन आंसर मिला सकते हैं। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार में प्रथम, तो मैं तो इसको अलग अलग कराना चाहता था, लेकिन अब आइए 20 तक जो है एक बार देख लेते, फिर रिवीजन के टाइम में जो है इसको अलग अलग करके देख लेंगे। तो बिहार में प्रथम है ये, इस चीज़ को ध्यान रखें कि बिहार में क्या क्या प्रथम है। प्रैक्टिस सेट नंबर 16। आइए स्टार्ट करते हैं। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है आपको बिहार। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय महिलाओं
को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है? तो ये आपको हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जो है महिलाओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पटना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला विधान परिषद कौन है? तो बिहार विधान परिषद जो है ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला विधान परिषद बन गया है, ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है? तो पटना में जो है भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। ई भंडार प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट है, गन्ने से गुड़ उत्पन्न के उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसे भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है? तो कुकरी गांव को जो है पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया। नेक्स्ट है, सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो बोध गया में स्थापित किए गए हैं। सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा बोध गया में। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी जिला में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है? तो बिहार। नेक्स्ट है, भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है? तो पटना में खोला गया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे कम उम्र यानी 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर बनने वाला पहली महिला कौन है? तो अनामिका शर्मा है। रणजी मैच के 13 शतक लगाने वाली भारत की पहली खिलाड़ी साकिबुल गनी का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण की हैं। साकिबुल गनी जो है ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण की हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है, पूर्णिया। नेक्स्ट है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये अररिया में। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अररिया। नेक्स्ट है, जेल में बंद कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जिला कौन है? तो ये बांका है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो सुपौल को जो है पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है, सुपौल को। नेक्स्ट है, बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया है? तो ये गया को। बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया है गया को। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज स्थापित किया गया है? तो ये सुपौल को। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज स्थापित किया गया है सुपौल को। नेक्स्ट है, बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया है? तो केडिया को जो है बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया है, केडिया गांव को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग है? तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो है पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार का पहला विभाग है। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है? तो औरंगाबाद से जयनगर बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला है? तो जहानाबाद है। बिहार का पहला जिला जहानाबाद है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है? तो रबर डैम का निर्माण किस पे किया जा रहा है? तो फाल्गु नदी पे जो है रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस घोषित किया गया है? तो 15 फरवरी को जो है बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस घोषित किया गया है 15 फरवरी को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, शराब सेवन को रोकने की हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस
किस तिथि को घोषित किया गया है? तो 26 नवंबर। शराब सेवन को रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस किस तिथि को घोषित किया गया? प्रतिबंध दिवस तो 26 नवंबर, ध्यान रखेंगे। बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो 9 अगस्त को जो है बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है तो प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है तो परिवार नियोजन दिवस जो है मनाया जाता है वो प्रत्येक माह के 21 तारीख को, नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नहीं है इसमें, यानी 29 तक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ से आप अपने आंसर मिला सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बिहार बजट प्रैक्टिस सेट 1। तो मैं चाह रहा हूँ दोस्तों कि इसको हम लोग जो है अलग अलग सेट के हिसाब से देखते हैं, नहीं तो एक से 20 तक समाप्ति कर देते हैं। इसको फिर से हम अलग इसका वीडियो बना देंगे। यानी 17 सेट में दिया हुआ बिहार बजट से ही संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, निम्न में से किसने बजट 2022-23 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया है? कौन 2022-23 को प्रस्तुत किया है? तो तारकेश्वर प्रसाद जो है 2022-23 को प्रस्तुत किया, ध्यान रखेंगे, तारकेश्वर प्रसाद। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार बजट 2022-23 सहित बिहार सरकार द्वारा कब तक कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है? तो 15 बार कुल जो है बजट प्रस्तुत किया गया है। बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो ये बजट पेश किया गया है आपको 23,07,691 23,07,691 करोड़ रुपया जो है 2022-23 के लिए धनराशि जो है पेश किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो वृद्धि पूछा है तो 8.8%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 9.7% जो है विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है, 9.7%। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है, तो ये अनुमानित है आपको हो जाएगा आपको यानी 1,91,956 1,91,956.67 करोड़ रुपया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है, तो ये अनुमानित है आपको 45,734.52 करोड़ रुपया। ठीक है, 45,734.52 करोड़ रुपया जो है कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यह अनुमानित है 80.76%। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यह अनुमानित है 19.24%। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है, कितनी अनुमानित है? तो ये हो जाएगा आपको 19,000 ये करीब हो जाएगा आपको 19,6704.51 करोड़ रुपया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है, तो ये आपको हो जाएगा 41,187.43 करोड़। ठीक है, 41,187.43 करोड़ जो है बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्त अनुमति है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य की अपनी स्रोत से कर राजस्व के रूप में अनुमानित है, तो यह है आपको
41,387 करोड़ रुपया, 41,387 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों को अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में अनुमानित है, तो ये अनुमानित है आपको 6,135.62 करोड़ रुपया, 6,135.62 करोड़ रुपया। आइए नेक्स्ट देखते हैं बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए कुल कितना सूत्र तय किया गया है। तो विकास के लिए कुल कितना सूत्र तय किया गया है, तो 6 सूत्र तय किया गया है। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस पर किया जाएगा। तो किस पर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा, तो शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगी, तो ये प्राप्त होगी आपको केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से प्राप्त होगा। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है, तो ये आवंटित किया गया है 16.5%। आइए नेक्स्ट देखते हैं बिहार बजट 2022-23 शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो ये आवंटित किया गया है 39,191.87 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो ये है 16,134.39 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार आधारभूत संरचना या ग्रामीण एवं शहरी के विकास के लिए कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो ये आपको आवंटित किया गया है 29,749.64 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्रों पर कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो ये है आपको 7,712.30 करोड़ रुपया। ध्यान रखेंगे 7,712.30 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों को आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है, तो 5 लाख रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितने जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत हैं, तो 13 जल विद्युत परियोजना जो है उत्पादनरत हैं, यानी उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMC को कब से लागू किया गया है, तो ये 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया है, 1 अप्रैल 2019 से। वित्त वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपया अनुमानित है, तो ये अनुमानित है आपको 25,885.10 करोड़ रुपया राजकोषीय घाटा आवंटित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल GDP का कुल कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो ये अनुमानित है आपको 3.47% अनुमानित है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज्य पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्चा किया जाएगा, तो 4.12 यानी 4.12% खर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है, ODF प्लस घोषित किया जा चुका है, तो 24 निकायों को ODF प्लस गांव घोषित किया गया। ध्यान रखेंगे बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये है आपको 15% है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, तो ये 7 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत 7 निश्चय 2022 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो आपको 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 7 निश्चय 2 के लिए। नेक्स्ट है सशक्त महिलाओं सशक्त महिला के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, तो ये आवंटित किया गया है 900 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर खेत में सिंचाई का पानी के लिए कुल कितना करोड़ रुपए की बजटीय प्रावधान है, तो ये है 600 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितना धनराशि दिया जाता है, तो ये आपको 6,000 रुपया धनराशि दिया जाता है बाढ़ प्रभावित परिवारों को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है
वित्तीय बजट 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के कुल बजट से कितना करोड़ रुपए अधिक था? तो ये अधिक था आपको 19,388.49 करोड़ रुपया अधिक था। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो ये है आपको 10,437.22 करोड़ रुपया। नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय बजट 2022-23 का कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो ये है आपको 4503.21 करोड़ रुपया अधिक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2023 तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए कितना रुपए व्यय करेगा? तो ये करेगा आपको 200 करोड़ रुपया व्यय करेगा। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितना रुपया खर्च किया जाएगा? तो ये खर्च किया जाएगा आपको 3696.98 करोड़ रुपया। ठीक है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा? तो 31.95% होगा। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार में गांवों के विकास पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो ये 48.16% जो है खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोले जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये आपको 38 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोले जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना को स्वीकृति दी गई है? तो 6 रोपवे परियोजना को स्वीकृति गई है बिहार में, ध्यान रखेंगे। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार सरकार सतत विकास लक्ष्य कुल 17 को प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा? तो 151 इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा। 151, ध्यान रखेंगे, 151 इकाई लगाने का कार्य पूरा होगा। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाओं में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो ये 1 और 2, 3 सत्य है। यानी आपको पटना के, एक मिनट देख लेते हैं, पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहे पर आईटी टावर होगा। ठीक है। ये बिहटा में आईटी पार्क होगा, ये भी सही है। राजगीर में आईटी सिटी होगा। तो बिहटा में आईटी पार्क और राजगीर में आईटी सिटी और पटना के बंदर बगीचा के डाक बंगला चौराहे पर आईटी टावर होगा। तो ये तीनों सत्य, यानी डी सत्य है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किस पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा आपका डुंगेश्वरी पर्वत पे करवाया जाएगा। नेक्स्ट है सम्मिलित कीजिए 49 का, ये आपका हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। आइए मिला लेते हैं। मंदार पर्वत है, मंदार पर्वत कहाँ है? तो मंदार पर्वत जो है बांका में है। ब्रह्मोड़ी पर्वत है, ब्रह्मोड़ी पर्वत कहाँ है? तो ये ब्रह्मोड़ी पर्वत जो है गया में है। वाणावतर पर्वत है, वाणावतर पर्वत कहाँ है? तो वाणावतर पर्वत ये जहानाबाद में है। और मुंडेश्वरी पर्वत कहाँ है? तो मुंडेश्वरी पर्वत एक कैमूर में है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? तो ये स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है। यहाँ पे आप अपना आंसर की मिला सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है बिहार इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है। तो हम लोग इसका जो है वीडियो अलग से भी लेकर के आएंगे। तो हम लोग इसका वीडियो अलग से ही देखते हैं, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लगातार आप वॉच करिए।